Hello friends, welcome to my YouTube channel. Our today's topic is body fluid and circulation. हम इस टॉपिक में ये पढ़ने वाले हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से फ्लूइड्स होते हैं या क्या कौन से फ्लूइड्स हैं और हमारी बॉडी में वो फ्लूइड किस तरीके से सर्कुलेट होते हैं। तो सबसे पहले बॉडी के अंदर फ्लूइड है क्या और क्यों ज़रूरी है, जिससे कि हमारी बॉडी में फ्लूइड का जो फॉर्म में पाया जाता है वो क्या होता है। हम इनटेक वाटर करते हैं, पर क्या हमारी पूरी बॉडी में वाटर सर्कुलेट हो रहा है? नहीं। अगर हम नॉर्मली यहाँ से अपने फिंगर को कट करते हैं तो क्या हमारी बॉडी से वाटर निकलता है? नहीं। ब्लड क्यों? क्योंकि ब्लड एक इस तरीके का बॉडी फ्लूइड है हमारे ह्यूमंस के अंदर और मेनली मैमल्स के अंदर, बाकी भी है, मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर भी, एक्सेप्ट स्पंज एंड सिलेंट्रेटा, जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर एक ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं फूड के, वाटर के। जैसे मानो मैंने फूड इनटेक किया, तो ऐसा नहीं है कि फूड इनटेक करने के बाद उस फूड हमारी बॉडी में ऐसे एब्जॉर्ब हो रहा है, वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है और एनर्जी को पूरी बॉडी तक सप्लाई करना पड़ता है। वो फिर ब्रेन हो, हैंड्स हो, लेग हो, ईच एंड एवरी पार्ट हमारी बॉडी में एनर्जी की नीड पड़ती है हमारे हेयर्स को ग्रो करने के लिए, नेल्स को ग्रो करने। तो इस पूरी एनर्जी को ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू किया जा रहा है? बॉडी फ्लूइड के थ्रू, ब्लड के थ्रू। ठीक है, तो हमारे नॉर्मली हम जितना भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो एक ह्यूमन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, ह्यूमन को माइंड में रखते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, पर हम नॉर्मल सी बात करते हैं। एक बॉडी फ्लूइड दो तरीके का हो सकता है, एक वाटर, एक ब्लड तो हायर मैमल्स में होता ही है। ठीक है, हायर मैमल नहीं, एनिमल्स बोल सकते हैं हम, हायर एनिमल्स के अंदर होता है। वाटर जो होता है, जो सर्कुलेशन का या ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, वो स्पंज में और सीलेंट ट्रेट्स में करता है। ठीक है, जैसे आपने शायद पढ़ा भी होगा, हम यहाँ पर इस चीज़ को ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, पर आपने देखा होगा इस तरीके की अगर स्पंज बॉडी है तो इसके अंदर से इधर से वाटर आता है, वाटर करंट प्रोड्यूस होता है, वो फूड लेके आता है, फिर वो बॉडी में यूज़ होता है वोकल्स के थ्रू एंड देन वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है वाटर ही। तो क्या है, वो जो एक्सेस ऑफ वाटर होता है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है, जो यूज़फुल है फूड है वो इस बॉडी के थ्रू यूज़ कर लिया जाता है। तो स्पंज एंड सिलेंट्रेट किसके थ्रू सर्कुलेशन होता है उनकी बॉडी में? ट्रांसपोर्टेशन वाटर के थ्रू। और हायर एनिमल्स हैं, ह्यूमन है, उनके अंदर ब्लड के थ्रू। और सर्कुलेशन की अगर हम एक पॉइंट में पूछूं कि सर्कुलेशन क्या है, तो वहीं अदर टर्म में हम इसको ट्रांसपोर्टेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इसकी नीड क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, वही एक तरीके से सर्कुलेशन की नीड क्या है? फूड और वाटर का ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर भेजने के लिए। ठीक है, सर्कुलेशन की नीड होती है, वरना ब्लड हमारी पूरी बॉडी में केवल हार्ट पंप कर देता है तो वो पूरी बॉडी में फ्लो हो रहा है ना, फिर माइंड से लेके लेग तक, हैंड्स तक, सारे में कैसे ट्रांसपोर्ट हो पा रहा है? तो वो ब्लड के थ्रू, सर्कुलेशन के थ्रू हो पा रहा है। और लेके कौन जा रहा है? ब्लड जा रहा है। तो इसकी सर्कुलेशन की नीड क्या हो सकती है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड वाटर। ठीक है, तो इसके अंदर ये जो पूरा है हमारा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के अंदर हम तीन चीज़ों को पढ़ते हैं। एक वही कि वो है क्या चीज़ जो इसमें रोल प्ले कर रही है? ब्लड। दूसरा, ब्लड को सारी तरफ पंप करने का काम कौन कर रहा है? हार्ट। और हार्ट से वो बाकी जगहों पर पहुंच कैसे रहा है? तो वो ब्लड वेसल्स के थ्रू। जैसे हम इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे घर में पानी की नीड होती है हमें, वाटर की। तो वाटर हम कहाँ स्टोर करके रखते हैं? ऊपर टैंक में। तो ये हमारा एक तरीके का टैंक हो गया, जो ज़मीन से पानी हमने ऊपर पहुँचाया और ऊपर से फिर हमारे घर में सप्लाई हो रही है। तो वो जो है स्टोरिंग कैपेसिटी कह दो, या एक जगह जहाँ पर आकर के वो स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो जहाँ से हमारे लिए पंप आउट हो रहा है, तो वो कौन सी जगह हो गई? टैंक, हार्ट। ठीक है, हमारे पूरे जो घर होता है उसमें पाइपलाइंस लगी होती हैं। टैंक से वाटर हमारे किचन में हमें नीड है, हम किचन में यूज़ कर रहे हैं, बाथरूम में नीड है तो बाथरूम में यूज़ कर रहे हैं। तो वो जो पाइपलाइंस हैं वो क्या है? ब्लड वेसल्स हैं। और पानी क्या है हमारा? यहाँ पर ब्लड का काम कर रहा है। ठीक है,
तो वो एक छोटा सा एग्जांपल मैंने घर से लेकर के दिया है आपको कि अगर आपके जैसे घर में वाटर की नीड है, ब्लड की, हार्ट का काम क्या है, पंप करना, तो वो जैसे कि हमारे घर में टैंक कर रहा है, और ब्लड वेसल्स जैसे कि जो हमारे घर में पाइपलाइंस कर रही हैं। ठीक है, तो इस पूरे फंक्शन को कैरी आउट करने के लिए इन 3 चीज़ों की नीड है, ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। सो अब हम सबसे पहले इसमें इस वाले टॉपिक को लेके चलते हैं। हम क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे, ब्लड। ठीक है, तो सबसे पहले हम छोटे छोटे टर्म्स इससे रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं कि ब्लड की स्टडी को क्या बोला जाता है, हेमाटोलॉजी। आई होप यू गॉट इट। ब्लड का पीएच कितना होता है, स्लाइटली बेसिक होता है, 7.4, अराउंड 7.4। ठीक है, तो इसे हम स्लाइटली बेसिक बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू होता है। टिश्यूज़ पढ़े हुए हैं आप लोगों ने, अभी हम टिश्यू वाला चैप्टर भी वैसे पढ़ेंगे। नॉर्मल टिश्यू तो आप जानते होंगे, ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। ठीक है, तो ये ब्लड जो है वो क्या है, एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है जो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, ये कितना होता है हमारी बॉडी में, अराउंड 5 से 7 लीटर का अप्रॉक्स 5-7 लीटर होता है हमारी बॉडी में, और हमारी बॉडी वेट से अगर हम कंपेयर करें तो 7 से 8% बॉडी वेट की। ठीक है, हमारे जितना भी बॉडी वेट है उसमें 7 से 8% जो है वो ब्लड का अमाउंट होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ते हैं कि ब्लड किस किस चीज़ से मिल कर के बना हुआ है। ब्लड के 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक लिक्विड पार्ट होता है, एक सॉलिड पार्ट होता है। ठीक है, लिक्विड पार्ट के अंदर हम प्लाज्मा बोलते हैं लिक्विड पार्ट को, और जो सॉलिड पार्ट होते हैं उसके अंदर उसके हम सेल्स को लेते हैं, जो वो सेल्स कंटेन करता है। सेल्स बोलो या फिर उन्हें फॉर्म्ड एलिमेंट बोल देते हैं, साइंटिफिक लैंग्वेज में, नॉर्मल लैंग्वेज में सेल बोलते हैं। ठीक है, पहले हम प्लाज्मा का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेते हैं, दोनों चीज़ों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। प्लाज्मा का जो है ये पूरे ब्लड का अप्रॉक्सीमेटली 55% होता है, और जो सॉलिड एलिमेंट्स होते हैं ये 45% होते हैं। ठीक है, मतलब ज़्यादा अमाउंट किसकी होती है, प्लाज्मा की, और जो सेल्स होते हैं उनकी थोड़ी कम होती है। ये क्या होता है, ये पेल येलो कलर का एक सब्सटेंस होता है। ठीक है, और ये जो इसका पेल येलो कलर होता है, ऑब्वियसली जो भी चीज़ का जो भी कलर है वो किसी ना किसी पिगमेंट की वजह से होता है। तो ये जो पेल येलो कलर है ये किसकी वजह से होता है, बिलिरुबिन। ठीक है, बिलिरुबिन जो आपने अभी पिछले चैप्टर में पढ़ा था, ये कहाँ पे फॉर्म्ड होता है, लीवर में। ठीक है, बाइल जूस के अंदर प्रेजेंट होता था ना, ये वो बिलिरुबिन है जो पेल कलर प्रोवाइड करता है प्लाज्मा को, ये वो पिगमेंट है। ठीक है, अब प्लाज्मा का कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ते हैं हम कि प्लाज्मा के क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, प्लाज्मा किस किस चीज़ से मिलकर के बना हुआ है। प्लाज्मा के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 90 से 92%, 90 से 92% तो वाटर ही होता है, जिसकी वजह से क्या है, ये लिक्विड फॉर्म में है। उसके बाद कुछ प्रोटीन्स होती हैं इसके अंदर, एंड कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं। ओके, तो क्लॉटिंग फैक्टर्स जो क्लॉटिंग में हेल्प करेंगे, और क्लॉटिंग कौन करता है, ये प्रोटीन्स क्लॉटिंग करती हैं। प्रोटीन कितनी होती है, 3 तरीके की प्रोटीन होती हैं, एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन एंड ग्लोब्यूलिन।
एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन होती है ये ऑस्मोटिक प्रेशर का रेगुलेशन करती है, मतलब आपकी बॉडी में ऑस्मोटिक प्रेशर को बना के रखती है, मेंटेन करके रखती है। फाइब्रिनोजन जो है ये ब्लड क्लॉट करता है, ये हम अभी आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा ब्लड क्लॉटिंग क्या है। क्लॉटिंग वर्ड का मतलब समझते होंगे आप, थक्का जमना, मतलब जैसे अगर आपकी बॉडी में कहीं कोई चोट लग जाती है तो वो जो ब्लैक कलर का ब्लड को रोकने के लिए जो जम जाता है वो होता है ब्लड क्लॉट। वो किस तरीके से फॉर्म होता है आपकी बॉडी में, वो जो जिस भी तरीके से फॉर्म होता है उस प्रोसेस को हम अभी पढ़ेंगे, लेकिन वो किसकी वजह से होता है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो आपके ब्लड के प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। और ग्लोब्यूलिन प्रोटीन क्या होता है ये आगे बताएंगे, एंटीबॉडीज़ बनाने में काम करता है जो कि इम्यूनिटी में रोल प्ले करती हैं। किसमें, इम्यूनिटी में जो प्रोटीन्स रोल प्ले करती हैं एंटीबॉडीज़ बनाने का काम करता है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। क्लॉटिंग फैक्टर जैसे कि कैल्शियम आयन हो गए, ये सारी चीज़ें जो फैक्टर जो रेस्पॉन्सिबल हैं क्लॉट करने के लिए, ठीक है, वो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। मिनरल जैसे कि ग्लूकोज, लिपिड, अमीनो एसिड्स, ये सारी चीज़ें। अब प्लाज्मा इन सारी चीज़ों से मिलके बना है, लेकिन अगर इन सारी चीज़ों में से केवल इसको क्लॉटिंग फैक्टर्स को हटा दिया जाए तो ये क्या बचता है, इसको बोला जाता है सीरम। क्या बोला जाता है, सीरम। प्लाज्मा में से अगर मैं क्लॉटिंग फैक्टर्स को हटा दूं तो क्या बच जाता है, सीरम। उसको क्या बोला जाता है, सीरम। ये टर्म आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आपको याद रखना। अगर इस प्लाज्मा में से केवल इसको हटा दिया जाए तो ये क्या कहलाएगा, सीरम। ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम आगे देखते हैं ब्लड सेल्स कौन कौन से हैं। तो हमारी बॉडी में 3 टाइप्स के ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स, ठीक है। आरबीसीज का दूसरा जो नाम होता है इन्हें बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसीज का दूसरा साइड होता है ल्यूकोसाइड। प्लेटलेट्स का अदर नेम होता है थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। इनको मीज़र किया जाता है, इनको मीज़रिंग करने की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, इन मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। मिलीमीटर क्यूब में नापा जाता है इनको। तो इनकी कितनी क्वांटिटी होती है वो मैं बता देती हूँ आपको। अराउंड इसकी आती है मिलियन में, 5.5 से 5 मिलियन होता है 1 मिलीमीटर क्यूब में। इसकी होती है थाउजेंड्स में, अप्रॉक्सीमेटली 6000 से 8000 तक की। और इसकी आती है लैख में, लगभग 1.5 लाख से लेकर के 3.5 लाख। अगर इसकी अमाउंट इस यूनिट से डाउन जाती है तो इसका मतलब आपके बॉडी में कोई ना कोई परेशानी होने की संभावना है। वो परेशानी क्या बन सकती है वो हम अभी आगे डिस्कस करते हैं। अभी हम यहाँ पे इनको हम आगे भी डिस्कस करेंगे, पर अभी इनके बारे में मेन चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे लाइफ स्पैन, आरबीसीज का 120 डेज़ का लाइफ स्पैन होता है। इसका 18 से लगभग 23 डेज़ का लाइफ स्पैन होता है। और इसका 8 to 10 डेज़ होता है प्लेटलेट्स का। ठीक है, ये जो होती हैं ये रेड कलर की होती हैं, ये कलरलेस होते हैं डब्ल्यूबीसीज जो होते हैं। और प्लेटलेट्स भी समवेयर या तो आप बोलो येलो या कलरलेस ही होता है सबको, ठीक है। ये रेड कलर के, बाकी ये दोनों चीज़ें तो कलरलेस हैं। अगर इसके पास रेड कलर है तो वो किसी ना किसी चीज़ की वजह से होगा, किसी पिगमेंट की वजह से होगा। तो जो पिगमेंट इसको रेड कलर प्रोवाइड करता है उसको बोला जाता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है
जो कि इरिथ्रोसाइट्स को, आरबीसीज को रेड कलर प्रोवाइड करने का काम करता है। जो आरबीसीज होते हैं ये नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब इसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। और बिना न्यूक्लियस के सेल कैसा, क्योंकि अब तक तो हमने यही डेफिनेशन पढ़ी है कि जितने भी सेल्स होते हैं उनको सेल बोला ही तब जाता है जब उसके अंदर कोई भी एक साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस से मिलकर के बनी हुई बॉडी को ही तो सेल बोला जाता है। तो इसके अंदर जब ये मैच्योर होते हैं तब इसके अंदर सेल नहीं होता है या ख़त्म हो जाता है। जब ये इमैच्योर होते हैं तो ये इनके अंदर जो है न्यूक्लियस होता है। और मैच्योर होने पर भी सेल क्यों चला जाता है, क्योंकि इसका काम है ऑक्सीजन को कैरी करना, हीमोग्लोबिन का। और जितना अमाउंट ये कैरी कर पाए उतना मैक्सिमम अमाउंट कैरी कर सके, इसलिए उसमें से न्यूक्लियस रिमूव हो जाता है और केवल हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। एक हीमोग्लोबिन जो है मैक्सिमम 4 O2 को कैरी करता है। तो जितना एक मतलब सेल का स्पेस इस तरीके से, और इसके अंदर से न्यूक्लियस ख़त्म कर दिया तो इसके अंदर स्पेस ज़्यादा हो गया, तो हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हो गए। और जितने ज़्यादा हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ज़्यादा ये ऑक्सीजन कैरी कर पाएंगे, फंक्शन अच्छे से कर पाएंगे, बॉडी के अंदर उतनी ज़्यादा एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो पाएगी। आई होप कि आपको ये यहाँ तक सारा समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में अब हम एक बार इनको वापस से डिस्कस करके अच्छे से डीपली डिस्कस करेंगे, देन हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे, हार्ट पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।